मैं आयुष पांडे आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो मध्य प्रदेश से है और उसमें हम आज डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का बनना। इस पूरे के पूरे टॉपिक में हमको कुछ बेसिक चीज जानने की जरूरत है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। चलिए आके समझते हैं इसको कि ये होता क्या है। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड या रीऑर्गेनाइजेशन वर्ड में डिफरेंस है री का। पहले हम किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फर्स्ट टाइम, और उसके बाद यदि हम उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं आइदर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ से मध्य प्रदेश पीएससी का बैच या तो इंग्लिश मीडियम में चलता है या तो हिंदी मीडियम में चलता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज तो किसी एक कोचिंग में ही होते हैं। फिर उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन होता है कि आप इंग्लिश मीडियम में जाएंगे कि आप हिंदी मीडियम में जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे हेड्स हो सकते हैं जहां आप ऑर्गेनाइजेशन करते हो और उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग या रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ऐसा ही कुछ इंडिया के साथ भी हुआ था। यदि आपको पता है इंडिया हिस्ट्री, हम 200 साल तक ब्रिटिश इंडिया कहलाते थे या हम ब्रिटिशर्स के अंदर सुजरैन थे। सुजरैन मतलब अधीन थे। जब हमको 1947 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली तो हमारा देश ऑर्गेनाइज हुआ था। 3 जून प्लान, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, यदि आपको थोड़ा भी इसका आइडिया हो तो उस दिन डिसाइड हो गया था कि इंडिया अब 2 डोमिनियन में बंट के इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और यही हुआ 15 अगस्त को। इंडिया या ब्रिटिश इंडिया के 2 पार्ट कर दिए गए, एक पाकिस्तान और एक इंडिया, और इंडिया ऑर्गेनाइज हो चुका था एक पॉलिटी, एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरह। उसके बाद सवाल उठता था कि अब इंडिया के अंदर के जो पॉलिटी यूनिट है उनको किस तरह से रीऑर्गेनाइज करना है। सवाल था कि हम ऐसा क्या पैरामीटर चूज करें जिससे हम इंडिया के अंदर के जो स्टेट्स एंड टेरिटरीज हैं उसको रीऑर्गेनाइज करें। बहुत सारा डिस्कशन और मत यदि समझें तो सब कोई कहीं ना कहीं कल्चरल लिंग्विस्टिक बेसिस पे देश का एडमिनिस्ट्रेटिव लाइंस खींचना चाहते थे, लेकिन इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन होते समय, पार्टीशन ऑफ इंडिया होते समय, जो आफ्टर माथ देखी थी हमने, जो हमने ब्लड सेड देखा था, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत सी लाशें बिछी थी, उन सब को देखते हुए जो गवर्नमेंट थी उस समय की, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस गवर्नमेंट, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम देश का रीऑर्गेनाइजेशन किसी भी लिंग्विस्टिक बेसिस या कल्चरल बेसिस में नहीं करेंगे। हमारा पैरामीटर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ज्यादा रहेगा। यही पूरी कहानी है इंडिया के रीऑर्गेनाइजेशन की। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पार्ट यदि हम देखना चाहें तो वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडिया को सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना है। जैसे मैंने बात की आपसे, इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, इंडिया का पार्टीशन होता है और अल्टीमेटली इंडिया का एक टेम्पररी अरेंजमेंट किया जाता है। ये टेम्पररी अरेंजमेंट क्या था? ये टेम्पररी अरेंजमेंट वो टेरिटरीज का अरेंजमेंट था जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंटली चला करती थी। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी टेरिटरीज थी जो डायरेक्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइसरॉय ऑफ इंडिया के अंदर काम करते थे। कुछ ऐसी टेरिटरी थी जहां पे डायरेक्ट रूल नहीं था गवर्नर जनरल का, लेकिन वहां पे कुछ टिटुलर हेड्स, कुछ रिप्रेजेंटेटिव राज प्रमुख रियासतें रहती थी। तीसरा यदि मैं बात करूं, इंडियन सिविल सर्वेंट्स या इंपीरियल सिविल सर्विस के जो कमिश्नर्स थे, कुछ टेरिटरीज उनकी भी थी, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर उस टेरिटरी को लीड करते थे। और एक और एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश इंडिया में देखा गया था जिसको हम जेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता है, काला पानी या अंडमान एंड निकोबार। तो ऐसे 4 प्रकार के डिफरेंट टेम्पररी अरेंजमेंट के साथ इंडिया एक नया पॉलिटी ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में 4 प्रकार के डिफरेंट ऑर्गेनाइज्ड टेरिटरी थी और वो चारों हमारे देश में टेम्पररी एडहॉक अरेंजमेंट बन के आती हैं हमारे देश के
इंडिपेंडेंट और विभाजन होने के बाद। तो ये जो टेम्परेरी अरेंजमेंट था, ये क्या था? हमारे देश को 4 पार्ट में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए वो टेरिटरीज हुआ करती थी जो डायरेक्टली गवर्नर जनरल के अंदर लीड होती थी। पार्ट बी, ये वो रियासतें थीं जहां पे डायरेक्ट रूल नहीं था, लेकिन हां कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, जिनके अंदर यहां की टेरिटरीज को एडमिनिस्टर किया जाता था। पार्ट सी वो टेरिटरीज थी जहां पे कमिश्नर्स या चीफ कमिश्नर्स टेरिटरीज को रखा गया था। और पार्ट डी, जिस तरह से मैंने आपको बताया, अंडमान एंड निकोबार था, जहां पे जेल एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता था। ठीक है, इन्हीं 4 को अब रीऑर्गेनाइज करना है और हमारे पूरे के पूरे देश की पॉलिटी को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, जैसे आप सबको जानते हैं आज की डेट में ये पार्ट ए बी सी डी नहीं होता है, स्टेट होता है या तो यूनियन टेरिटरी होता है। इसी की रीऑर्गेनाइजेशन की कहानी है जो आपको कुछ कमीशंस के थ्रू पढ़नी होती है। एसके धर कमीशन, जेवीपी कमेटी एंड फजल अली कमीशन। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं? स्टेट वो टेरिटरीज होती हैं जो ऑटोनॉमस होती हैं, उनका खुद का लेजिस्लेचर होता है, खुद का एग्जीक्यूटिव होता है, खुद की जुडिशरी होती है, उनको ऑटोनॉमी दी गई है, एक प्रकार का सेल्फ रूल दिया गया है। लेकिन यूनियन टेरिटरी यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अधीन होती है, सेल्फ गवर्नमेंट वहां पे नहीं देखा गया। आपके स्टेट में गवर्नर होगा, लेकिन आपके यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, वो जुडिशरी शेयर करते हैं किसी स्टेट के साथ। ठीक है, इस तरह से हमारे 4 पार्ट को 2 पार्ट में चेंज किया गया और इसी को कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो चलिए इन कमीशंस को डिस्कस करने से पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये कमीशंस किस बैकग्राउंड में सेटअप की गई थी और इनकी रिकमेंडेशंस कैसे कैसे आगे आती हैं। तो स्टोरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की है, जहां पे अल्टीमेटली जो टेम्पररी अरेंजमेंट है पार्ट ए बी सी डी विल कन्वर्ट इनटू 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन जो आज हमको देखने को मिलते हैं, इंडियन स्टेट्स एंड इंडियन यूनियन टेरिटरीज। जब टेम्पररी अरेंजमेंट को वापस रीऑर्गेनाइज करने की बात चली तो एक लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन की भी बात सबसे ज्यादा उठी, जिसको हम एक कंसेप्ट से समझ सकते हैं। इस कंसेप्ट का नाम है सन ऑफ सॉइल, सन ऑफ सॉइल मूवमेंट। मैं गुजराती हूं, मैं मराठी हूं, मैं रीवा का रहने वाला हूं, मैं सतना का रहने वाला हूं। इस तरह के जो सॉइल से जुड़ी आपकी ममत्व है या आपकी क्या बोलते हैं एक इनर फीलिंग है, जो आज भी हमारे देश में है और हर जगह भी देखी जाती है। आप किसी अपने शहर के आदमी से मिलते हैं, अपने स्टेट के आदमी से मिलते हैं, अमेरिका के बाहर आप किसी इंडियन से मिलते हैं, तो इस तरह की फीलिंग्स हमेशा जनरेट होती है और आप उनके साथ कनेक्ट करते हैं। इन द सेम सेंस पूरा कंट्री चाहती थी कि हर स्टेट की कल्चरल डाइवर्सिटी को समझते हुए, लैंग्वेजेस को समझते हुए उनको उसी तरह से ग्रुप कर दिया जाए। लेकिन जैसे मैंने बताया, पार्टीशन ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा नहीं चाहती थी। तो जो पहली कमिटी आई हमारे पास वो थी एसके धर कमिटी, जो जून 1948 17 जून 1948 में जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं, जो आज के आगे जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, जिसको धर कमीशन भी कहते हैं, उसको सेटअप किया था और उनसे रिकमेंडेशन मांगी थी कि किस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए इंडिया का। उनका रिकमेंडेशन यही था कि हमको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को ज्यादा ध्यान देना है और लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स नहीं बनाने हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये पूरी कमिटी एसके धर, जो रिटायर्ड जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जगत नारायण लाल लॉयर थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे, और पन्ना लाल जो इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर, रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे, उन लोग की बनी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया 10 दिसंबर 1948 को कि हमको जो भी फॉर्मेशन करना है वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्वीनियंटली करना है, ना कि लैंग्वेज को सबसे प्रोमिनेंट पैरामीटर मान के। एसके धर कमेटी के जैसे ही रिकमेंडेशन आई, जो कांग्रेस के डिफरेंट रीजनल ग्रुप्स थे उनको इनकी रिकमेंडेशन पसंद नहीं आई और अल्टीमेटली
एसके धर कमीशन की रिकमेंडेशन को रिविजिट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इनकी एक कमिटी बनाई गई जिनका कोई भी चेयरमैन नहीं था। जेवीपी कमिटी 3 मेंबर बॉडी थी जिसका कोई भी चेयरमैन नहीं था। इनके चेयरमैन एसके धर साहब थे और 2 मेंबर जगत नारायण लाल और पन्ना लाल जी थे। जेवीपी कमिटी ने रिक्वेश्चन किया और अल्टीमेटली उन्होंने भी यही सुझाव दिया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं बनने चाहिए। जैसे ही जेवीपी कमिटी का रिकमेंडेशन वापस एसके धर को रीइंफोर्स करता है, वैसे ही एक इवेंट होता है हमारे देश में। चलिए उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो इवेंट क्या था? इवेंट था पहला इंडिया का लिंग्विस्टिक स्टेट बनना। अभी तक हमारे देश में हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ इवेंट होता है जहां पे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बन जाता है और अल्टीमेटली एक बार बन गया है तो अदर स्टेट्स की भी मांग धीरे धीरे बढ़ जाएंगी और हमारे देश में लिंग्विस्टिक स्टेट्स की शुरुआत हो जाती है। 1952 में जेवीपी कमेटी के रिकमेंडेशन आने के बाद मद्रास स्टेट में पहले से ही तेलुगु स्पीकिंग पीपल को अलग करने की एजिटेशन चल रही थी और यह मांग कांग्रेस के ही कुछ नेताओं की थी जो वहां की रीजनल पार्टी से बिलोंग करते थे। जब लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं बनते दिख रहे थे तो उनका एक लीडर पोटी श्रीरामुलु ने 56 दिन का फास्ट किया और ये फास्ट में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु होते ही एजिटेशन स्पार्क हो जाती हैं और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना पड़ता है जो था आंध्र प्रदेश। तो अल्टीमेटली मद्रास स्टेट से तेलुगु स्पीकिंग पीपल को बाहर कार्व करते हुए तेलुगु मेजॉरिटी आंध्र स्टेट का बनना होता है 1953 इनकी डेथ के बाद और वहां से शुरुआत होती है लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट और बनने की मांग से। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस इवेंट के बाद फजल अली कमीशन बैठाई जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहते हैं और इसी की रिकमेंडेशन से अब नए स्टेट्स बनेंगे और इन्हीं की रिकमेंडेशन के हिसाब से पार्ट ABCD को डिसॉल्व या एबॉलिश करते हुए स्टेट या यूनियन टेरिटरी के 2 क्लासिफिकेशन की पॉलिटी इंडिया में देखने को मिलेगी। आइए देख लेते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 22 दिसंबर को रिकमेंड करने के लिए किस तरह से इंडिया रीऑर्गेनाइज होगा बनाई जाती है। 2 साल के बाद 1955 में इनकी कमीशन की रिपोर्ट आती है जिसमें ये लोग बोलते हैं कि कंट्री को 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में बांट दीजिए। हालांकि जब स्टेट्स बनते हैं तो ये 14 स्टेट्स का रिकमेंडेशन 16 स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे पूरे के पूरे इंडिया को 16 स्टेट्स में बांटा जाता है। ठीक है, इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन फजल अली कमीशन के मेंबर थे। तो फजल अली कमीशन के मेंबर थे KM पनिक्कर एंड HN कुंजरू। तो ये 3 मेंबर्ड बॉडी थी हेडेड बाय फजल अली कमीशन और HN कुंजरू और KM पनिक्कर इनके दूसरे मेंबर्स थे और अल्टीमेटली फजल अली कमीशन की ही रिकमेंडेशन से पार्ट ABCD को एबॉलिश किया जाता है। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की बेसिस पे इंडिया की पॉलिटी को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। तो फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन आ चुकी है। रिकमेंडेशन ये थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को समझते हुए लिंग्विस्टिक बेसिस को भी कंसीडर करते हुए देश को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब बात आई रीऑर्गेनाइजेशन कैसे करें। रीऑर्गेनाइजेशन करने की प्रोसीजर आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही पार्ट 1 में आर्टिकल 3 में दी गई है। आर्टिकल 3 के हिसाब से आप नए स्टेट बना सकते हैं, स्टेट के नाम चेंज कर सकते हैं, स्टेट को मर्ज या स्टेट को अलग कर सकते हैं। आर्टिकल 4 के हिसाब से ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा जो आर्टिकल 368 से पॉसिबल है। तो आर्टिकल 3 को इवोक करके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 आता है और उससे इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनते हैं। ये पूरा का पूरा जो एक्ट था ये पार्लियामेंट का एक स्टैट्यूटरी एक्ट था, ना कि ये संविधान संशोधन या तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।
हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था क्योंकि आपको पार्ट ABCD को चेंज करना था और शेड्यूल 1 में आपको लिस्टिंग बतानी थी कि ये हमारे स्टेट है, ये हमारे यूनियन टेरिटरीज है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 पार्लियामेंट का एक स्टैट्यूटरी एक्ट पास किया गया। साथ ही में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 368 को इवोक करते हुए, लागू करते हुए इंडिया का रीऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है और मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम बात कर ही रहे थे, 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था कॉन्स्टिट्यूशन का और इसके थ्रू इंडिया के जो भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस की रिकमेंडेशंस थी उसको फुलफिल किया गया था और उसी में मध्य प्रदेश का भी फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद और मध्य प्रदेश बनता है 1 नवंबर 1956 को। हम अपना फाउंडेशन डे 1 नवंबर को बनाते हैं। हमारा कैपिटल भोपाल था और हमारी हाई कोर्ट की बेंच जबलपुर में बैठती है, जैसे आप सभी को पता है, और अल्टीमेटली मध्य प्रदेश बन जाता है। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी टेरिटरीज थी जो आती हैं और जिनको हम लोग दूसरे स्टेट को दे देते हैं, ये सेकंड पार्ट होता है जहां हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश किस तरह 4 टेरिटरीज को मिला के बना है। मध्य प्रदेश बनने के लिए कुछ टेरिटरीज थी जिनको रीऑर्गेनाइज किया गया था। वो टेरिटरीज थी सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एंड भोपाल। इन्हीं 4 टेरिटरीज को रीऑर्गेनाइज करते हुए कुछ मध्य प्रदेश में विलय हो जाती हैं और कुछ मध्य प्रदेश से कार्व आउट कर दी जाती है और अल्टीमेटली 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन होता है। मध्य प्रदेश के इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन, इंडिया के इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन आज भी चल रहे हैं और आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी मंजूरी भी देता है। आर्टिकल 3 यदि हम फॉलो करते हैं तो हम नए स्टेट्स बना सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश वापस रीऑर्गेनाइज होके तेलंगाना बनता है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बाहर निकाला जाता है, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और अल्टीमेटली ये जो इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन की बात है या इंडियन पॉलिटी की रीऑर्गेनाइजेशन की पार्ट है, ये अभी भी चल रही है। मैं आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। हमने कोशिश की कि इसको बहुत बेसिक से उठाए, इसमें कोई ज्यादा फैक्ट डिस्कस ना करें, लेकिन स्टोरी क्या थी ये आपको समझ आनी चाहिए थी। थैंक यू। मैं आयुष पांडे आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।